नमस्कार, मैं शुभांगी गुरुशाला से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारे साथ संवाद पे चर्चा पे जुड़ रहे हैं एड्यू वेलोसिटी से कुछ लोग, जिसपे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, जानेंगे कि एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है एक छात्र के करियर डेवलपमेंट में। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुशाला इज अ वेबसाइट which is funded by Vodafone Foundation and Indus Towers Limited and is implemented by Pratham Education Foundation. संवाद को आगे ले जाते हुए, इस पे चर्चा करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एड्यू वेलोसिटी से मिस्टर विनु वॉरियर। हेलो सर। Hi Shivangi, thank you for having us. थैंक यू। मिसेस दीपाली अग्रवाल। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार एवरीवन। एंड मिस्टर सुशांत गौतम। हाय सर। हेलो, नमस्कार गुरुशाला टीचर्स। ठीक है, तो हम इस संवाद को आगे लेते हैं और चर्चा करते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने प्रश्न हमसे पूछते रहे लाइव कमेंट्स के तौर पे, जिनको हम सारे एंड ऑफ द सेशन लेना चाहेंगे और एड्रेस करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सर और मैम एड्रेस करेंगे। हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ओवर टू यू दीपाली मैम। ओके, हेलो एवरीवन अगेन। आज का जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि टीचर का क्या रोल होता है करियर डेवलपमेंट में। तो मैंने अपने करियर में बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी काम करा है और बहुत बच्चों के साथ मैंने काम करा है। मेरा एटलीस्ट 18 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और उसमें मैंने देखा है कि जो टीचर जो कर सकता है एक बच्चे की करियर चॉइस के लिए, वो उससे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बॉन्ड क्रिएट होया होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और जो ये बॉन्ड है वो, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बिटवीन द टीचर और स्टूडेंट के, और वो टीचर जो है उस कॉन्फिडेंस को लेके बच्चे को वो आगे गाइड करता है, नॉट ओनली एकेडमिक में, सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से नहीं, पर डिफरेंट चीजों के माध्यम से। अगर हम आज के दौर की बात करेंगे, कोविड के दौर की, इसमें सब बच्चों की जो आगे की पढ़ाई है, आगे कैसे बढ़ना है, स्पेशली जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 10th और 12th के बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा उनके दिमाग में कश्मकश है। वो नहीं जान रहे कि आगे कैसे होएगा। बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होंगे, कौन से कॉलेज में होंगे, सारी आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। तो दिमाग में इतना ज्यादा कश्मकश की वजह से बच्चे बहुत एंजाइटी उनमें क्रिएट हो गई है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों को, क्योंकि आप जो टीचर्स हैं वो उनके साथ हैं। वो सबसे बड़ा उनके लिए एक पिलर की तरह है जो उनको गाइड कर सकते हैं। बहुत स्कूल्स में मैंने देखा है कि करियर काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, सिर्फ एक साइकोलॉजी की टीचर होती है, वो भी कई स्कूल्स में। या आप अपने आप ही बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे होते हैं, उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हम बता सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं एज ए टीचर। एक आप ये 5-6 चीजें हैं जो आप अपने टीचिंग मॉड्यूल के से माध्यम से और अदरवाइज ऑल्सो ये चीजें, जो जैसे इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना, बच्चे का इंटरेस्ट को डेवलप करना। हर चीज में आप बच्चे की अच्छी वैल्यूज समझाते हैं कि अगर आपने सब सिंपल थिंग, अगर आपने कोई चीज उठाई है, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, ये सब चीजें जो हैं ये एक वैल्यू क्रिएट करता है। सिमिलरली आप बच्चों के दिमाग में एक गोल, एक एम डालते हैं कि आपने इस मकाम पे पहुंचना है।
सिमिलर चीज है कि इस मकाम पे हर क्लास की अपना मकाम होता है, और हर वो जो मकाम है अगर हम उस पे पहुंचते हैं अल्टीमेटली वो लीड करेगा एक अच्छे करियर की तरफ। एजुकेशन, जो आप खुद ही एजुकेशनिस्ट हैं, और एजुकेशन के माध्यम से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन एक होता है सिर्फ पढ़ाना, एक होता है प्रोजेक्ट के हिसाब से पढ़ाना, कीपिंग ऑल द स्किल डेवलपमेंट इन माइंड, ये सब आप लोग ही करते हैं, और आपके ही तरफ से ये सब चीजें, ये these things are possible। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करियर काउंसलिंग क्या है? करियर काउंसलिंग बेसिकली है कि बच्चे की एक रियल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, उसका इंटरेस्ट, रुझाव किस तरफ है, उसको प्रोत्साहित देना, और आगे उसको बताना कि अच्छा 10th के बाद बेटा अगर आप ये सब्जेक्ट्स लोगे, उसको करेक्ट डायरेक्शन देना, तो आप इस जॉब में आगे बढ़ सकते हो। या अगर आप सोचे, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, जैसे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, उनको ज्यादा उनको नॉलेज ही नहीं होती है, उनको नॉलेज देना, स्कूल्स बहुत ज्यादा लोग हैं वो बाहर के लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात कराते हैं, जिससे कि बच्चों का पता लगे, बच्चों को समझ आए कि अच्छा ये करियर्स हैं, उनको करियर चॉइसेस ही नहीं पता होती हैं। फिर सेकंड थिंग है कि जो भी आप गाइड करें, जो भी आप करें, वो हमेशा जो गाइड करें वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा जो बच्चों को आगे के लिए एक बहुत हेल्पफुल हो। और एक बड़ी अच्छी चीज करियर काउंसलिंग में है, वो है कि अगर हम देखें तो ये नहीं है कि अगर हमने सिर्फ बचपन से ही या बड़े होकर ही हाई स्कूल में ही ये जरूरत है। अगर आप देखें जूनियर स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, ये तीनों जगह जरूरी है, एंड इट इज बीइंग डन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, छोटे बचपन में क्या है कि आप एक रोल प्लेस करते हैं, अच्छा आप पोस्ट मास्टर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप अगले दिन ये बनेंगे, और उसके बारे में चर्चा होती है। ये सब क्या है? ये सिर्फ एक, आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि ये डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट करियर्स हैं। आप फिर हमेशा कोई भी चीज आप पढ़ाते हैं, सीबीएसई के करिकुलम में भी ये है कि जब भी आप पढ़ाते हैं, एक गुरु को या एक एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छा आपको पता है इस फील्ड में ये इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। ये चीजें जो हैं, ये सब चीज उनको अवेयर करती है, अवेयरनेस डेवलप करती है। मिडिल स्कूल में जब बच्चा आता है तो हम थिएटर करते हैं, स्किट्स करते हैं, ड्रामास करते हैं, बच्चों को न्यूज़पेपर रीड करने के लिए बोलते हैं। वो सब क्या है? वो अवेयरनेस डेवलप करना है, वो सब आप कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, टीचर्स के हाथ में है कि कैसे आपने करना है। जब हाई स्कूल में हो जाता है, उसको बहुत करियर काउंसलिंग को एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, बहुत एक बड़ा एक डायरेक्शन दे दी जाती है, किसके माध्यम से? साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स के हिसाब से। साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज अ टूल, साइंटिफिक टूल है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं इंटरेस्ट एंड ऑल, और उसके माध्यम से हम एग्जैक्टली पता लग जाता है कि बच्चे का रुझाव किस तरफ जा रहा है। सो ये तरीके हैं, और आज के दिन भी आप ये सब चीजें बोल के, ये सब चीजें गाइड करके बच्चों की एंजाइटीज जो हैं वो लेवल आप कम कर सकते हैं। गौतम, आप प्लीज आगे बताइए। नमस्कार गुरुशाला टीचर्स, मेरा नाम गौतम सुशांत है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुशाला का कि हमें उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को दिया कि हम आप सब लोगों से संवाद कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। जैसा कि दीपाली मैम ने कहा है कि वो पिछले 18 साल से करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। मैंने भी अपना करियर एक ऐसे शुरू किया था कि आई स्टार्टेड अ करियर काउंसलिंग कंपनी इन 2010, जो कि जिसको बाद में जाकर के सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हुई थी।
फॉर करियर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो उसके बाद 2015 में हमने एडू वेलोसिटी की स्थापना की थी अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर विनू वॉरियर, जो कि हमारे साथ अभी संवाद करेंगे। तो तब से लेकर अब तक हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, आने वाले समय के हिसाब से, जो भी रिसर्चेस कहती हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल्स उनको लेनी चाहिए, और ये सब स्कूल से शुरू होता है। एंड बच्चों को जो है वो सब हम लोग करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल में ही जाना है। मैं एक जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो एक गांव में था, पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो वहाँ पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, और मेरी जर्नी कुछ इस तरह से रही कि मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो इंग्लैंड से जाकर की। बट मेरी प्रेरणा यही बनी कि जब मैं इंग्लैंड से पढ़कर वापस आया तो मैंने देखा कि उस गांव में आज भी बच्चे जो हैं वो करियर डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो वही एक प्रेरणा आज तक हमारे अंदर चलती आ रही है कि कैसे हम बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं। और आज की डेट में, उस टाइम पर ये सभी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, जैसे गूगल, यूट्यूब, इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। थैंक्स टू जियो की इंटरनेट सबके पास आ गया है। सो आप एज ए टीचर्स बच्चों को ये प्रेरित कर सकते हैं कि वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल किस तरह से करें। ये एक पहला पड़ाव होगा बच्चों को समझाने के लिए कि वो अपना समय किस तरह से, स्पेशली इस लॉकडाउन के पीरियड में, जबकि वो घर पर बैठे हैं, उनके पास समय है, और वो इंटरनेट का सही तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कारण ये भी है, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा जी। सो मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके लिए निकाले हैं जो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमें ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। पेरेंट्स और बच्चों को यही लगता है कि सिर्फ करियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर अगर आप IITs, NITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को मिला लें तो उनके अंदर टोटल कुल कितनी सीट्स हैं? उनके अंदर सिर्फ 36,000 सीट्स हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस जनवरी के अंदर बच्चे कितने अपीयर हुए हैं इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर? करीबन 11.25 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। तो अगर आप देखें कितने कम परसेंटेज चांसेस हैं एक बच्चे के एक सरकारी कॉलेज में जाने के, जिसकी की फीस कम है। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस, आई डोंट नो, हर इंसान प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट ऐसे कई नए करियर्स आ रहे हैं जिनके ऊपर आप बच्चे विषय कर सकते हैं, बच्चे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखें गूगल या यूट्यूब को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, इतने वहां पर फ्री इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। इतनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज ने फ्री कोर्सेज चलाए हुए हैं जो कि बच्चे घर बैठे कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं। और एक और चीज मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि दुनिया की कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, फेसबुक, जो ये कहती हैं कि हमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है आपको जॉब देने के लिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको काम आता है, और ये चीज भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल पर। पूरे इंडिया में 2,272 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो MBBS ऑफर कर रहे हैं, और उनकी कुल सीट्स मिला करके है 41,388। जबकि पिछले साल, इस साल 16,84,000 कैंडिडेट उसके लिए अपीयर हुआ है। सो हर बच्चा मेडिकल सीट नहीं ले सकता। यही हाल हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। हर बच्चा 97-98% मार्क्स नहीं ले सकता। तो हर बच्चे को एक ही कोर्स की तरफ डालने की वजह से ये अवश्य है कि हम बच्चों की करियर काउंसलिंग करें, उनका इंटरेस्ट देखें, उनकी काबिलियत देखें, उनकी, ताकि, और ये काम इसके पहले जो साइंस है वो स्कूल के अंदर टीचर्स को पता लगते हैं। तो टीचर्स का अपग्रेड होना,
टीचर्स का रिसर्च करना कि आने वाले टाइम के अंदर नए करियर्स कौन कौन से हैं, कैसे उनको बच्चों को हम स्कूल में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। टीचर्स से काउंसलर्स हम बनने की उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत दबाव है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बच्चे 1:2 टीचर जो स्टूडेंट रेशो है वो भी बहुत ज्यादा है। बट आप ग्रुप में प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, आप उनको करियर के लिए चार्ट्स बनाने को बोल सकते हैं, आप उनको असाइन कर सकते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें जो है एज अ टीचर आप कर सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर, ये तो अभी तक जो मैंने आपको तथ्य दिए थे वो आज के सिनेरियो के हैं, पर आने वाले समय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी रिपोर्ट आई है कि 38% जो जॉब्स हैं वो यूएसए के अंदर रिस्क पे है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिप्लेस कर देगी। आज हम 2020 में बैठे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2030 के अंदर 85% जॉब्स जो एग्जिस्ट करेंगी वो आज तक इन्वेंट नहीं हुई है। सो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो मैं आपके सामने लाना चाहता था, ताकि आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें बच्चों तक आगे बता सके। सिर्फ करियर को इस तरीके से नहीं चुनना होता कि 10th में मार्क्स कितने हैं, या करियर को इस तरीके से नहीं चुनना होता कि बच्चे कि सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर ही स्कोप है। किस तरह की इंजीनियरिंग, अगर बच्चे का उस फील्ड में रुझान नहीं है तो वो इंजीनियरिंग उसके काम नहीं आएगी, जिसका कि तथ्य हमारी एसोकैम, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री एंड चेंबर्स ऑफ इंडिया ने दिया है, जिन्होंने रिसर्च किया कि 80% इंजीनियर्स इंडिया के नॉन एम्प्लॉयबल है, मतलब उनको काम ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जॉब में मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट के अंदर जॉब है, बट उनको काम नहीं आता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि खाली डिग्री होने से नौकरी नहीं मिलती। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि 93% एमबीए अनएम्प्लॉयबल है, मतलब उनको काम नहीं आता है, डिग्री लेने के बावजूद उनको काम नहीं आता है। तो इंडस्ट्री जो है वो काम देख के आपको जॉब देती है। और हम भी इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना। अगर उनसे एक सिंपल सवाल पूछ लिया जाए, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्यों, वो इसका जवाब नहीं ढंग से लिख पाएंगे और बता पाएंगे। तो इससे क्या हमें पता लगता है? और हमने अगर अपना करियर बनाना है तो एज अ टीचर ये आपको बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग ये टेंडेंसी है, हमें लगता है कि दूसरे की गलती है। हम इस इंस्टीट्यूशन में गए, इसने हमें नहीं सिखाया, हम इस टीचर के पास पढ़ने गए, हमें इस टीचर ने ढंग से नहीं सिखाया। ये गलत है, ये गलत अप्रोच है। अगर आप देखें, हम किसी के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने अपना करियर बनाना है, हमने अपने लाइफ को सेटल करना है, हमने अपने पेरेंट्स को संभालना है, हमने अपने जिम्मेदारी को आगे लेकर जाना है, हम किसी और पर ब्लेम नहीं डाल सकते। तो बच्चों को ये सही गाइडेंस देना, इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ अवेयरनेस की, कि बच्चे जो मर्जी हो जाए, आपको सही इंफॉर्मेशन को रिसर्च करना है। और ऐसे उदाहरण हैं, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो बचपन में अखबार बांटते थे। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं, अगर हम ऐसे उदाहरण बच्चों को देंगे जिनसे उनको प्रेरणा मिल सके, तो ये स्कूल में शुरू होता है। क्योंकि एक कहावत है कि जो पेड़ जड़ से सीधा निकलता है वो हमेशा सीधा जाता है। तो जो जड़ है वो स्कूल है, और जो उसको सीधा निकालेंगे वो स्कूल के टीचर्स हैं। अब आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स जो टीचर्स अपने क्लासरूम में, मैं ऑलरेडी कुछ शेयर कर चुका हूं, और दूसरा कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जो टीचर्स क्लास में कर सकते हैं कि बच्चों को सिंपल करियर्स के ऊपर उनको होमवर्क दे दीजिए कि 3 बच्चे आप लोग जो हैं नॉन मेडिकल के करियर्स के ऊपर एक चार्ट बना करके लाएंगे और बाकी क्लास को जो है वो समझाएंगे। सिमिलरली आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल
इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बनाइए। फिर जब बच्चे उसके अंदर चार्ट्स बना करके आएंगे तो उनके ऊपर एक एक करियर पिक कीजिए, उनको असाइन कीजिए और बोलिए कि इसके ऊपर रिसर्च करके आइए और शेयर कीजिए। आप बच्चों को इंडस्ट्री विजिट्स करवा सकते हैं। काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो आज की डेट में बच्चों को फैक्ट्रीज में लेकर जाते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं, ताकि वो ये देख सकें जैसे डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। बच्चे वहां सिर्फ बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं। जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं वो टीचर्स बच्चों को होटल्स में लेकर जा रहे हैं, उनको होटल्स की किचन्स दिखा रहे हैं कि देखिए प्रोफेशनल शेफ्स कैसे काम करते हैं। इसी तरह से ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं जिनके अंदर की बच्चों की संपूर्ण रूप से उनकी डेवलपमेंट होगी। जैसे उनको वो सीखेंगे सुनकर, बोलकर, रिसर्च करके, और वो एहसास करेंगे उनके आसपास क्या हो रहा है। उनके साथ डिस्कशंस कीजिए, हफ्ते में एक दिन 1 घंटा सिर्फ कि इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के बारे में आपका क्या राय है। न्यूज रीड करना इज समथिंग एल्स। मैं जब स्कूल में था हमें रोज ड्यूटी मिलती थी स्टेज के ऊपर न्यूज पढ़ने की। हम न्यूज पढ़ तो लेते थे पर वो न्यूज जो है वो फ्लैश की तरह उड़ जाती थी, क्योंकि हमने उस पर चर्चा नहीं की होती थी। तो वो न्यूज के ऊपर चर्चा करवाना बहुत अनिवार्य है, और ये अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहें तो उस बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट्स के अंदर, जो कि जिसका कि सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीएससी, जो कि बहुत सिविल सर्विसेज स्टेट के और सेंटर के, ये एक बहुत बड़ी सिर्फ जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी की नॉलेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले करती है जब बच्चे यूपीएससी और इन तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तरफ जाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं आज भी, मुझे करीब 10 साल हो गए, दीपाली मैम को कम से कम 18 साल हो गए करियर काउंसलिंग करते हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी नहीं बदली है। हम, और उसमें सबसे बड़ी जो बात हमें सुनने में आती है वो ये है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे के सब्जेक्ट का डिसीजन तब लेंगे जब उसके 10th का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पे भी मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ ऑफ माय स्टूडेंट। उसके 10th क्लास में 49% मार्क्स आए थे। +1 +2 में उसने नॉन मेडिकल रखा, उससे इंजीनियरिंग नहीं हुई, पर उसने बीसीए में एडमिशन लिया और उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया, और बीसीए उसने हिंदी मीडियम में किया था, और उसके बाद उसने एमसीए इंग्लिश मीडियम में किया और उसने फिर यूनिवर्सिटी टॉप किया, और उसके बाद वो आईआईएम में एमबीए करने के लिए गया। सो इससे क्या निकल के आता है कि 10th क्लास के मार्क्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डिटरमिन करे। हाँ, 10th क्लास के मार्क्स सिर्फ ये दर्शाते हैं, 2 चीजें इससे पता लगती हैं, या तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, या दूसरी चीज वो इंटेलिजेंट है पर उसने हार्डवर्क नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की। इंटेलिजेंस है उसके अंदर, तो ये वो बच्चा है जिसने वो काउंसलिंग ली और उससे पता लगा कि इसमें इंटेलिजेंस तो है पर इसने मेहनत नहीं करी। तो जब उसको इस चीज का एहसास हुआ कि मुझे मेहनत करनी है, हम किसी एक बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम कुछ नहीं कर सकते जस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स। हमें उसके बियॉन्ड देखना है कि क्या उस बच्चे को कहीं रीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उसकी वोकैबुलरी कमजोर तो नहीं है, क्या उसको कोई अटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उसका कोई स्ट्रेस तो नहीं है। सिर्फ एक मार्क्स को लेकर के पेरेंट्स और कई बार कुछ टीचर्स भी उसके बच्चों को एक कैटेगराइज कर देते हैं, ओ तुम्हारे 60 से 70% के बीच मार्क्स आए हैं तो आप आर्ट्स ही लेंगे। क्यों भाई, ये कहाँ का रूल है? ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। और ये कुछ ऐसा माइंडसेट है जो आज भी प्रचलित है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो सिर्फ साइंस की तरफ जाएंगे, और जो उससे थोड़े से कम है वो कॉमर्स की तरफ जाएंगे, और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं है वो आर्ट्स की तरफ जाएंगे। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एज अ टीचर्स प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रथा को तोड़ें, इस प्रथा को बदलें। बच्चों का इंक्लिनेशन जो है वो उनके इंटरेस्ट की तरफ से होना चाहिए। हमारा एक बच्चा, एडू वेलोसिटी में एक बच्चा आया जो कि बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, अपने आइडिया से, कॉपी नहीं।
कॉपी करने वाला बच्चा, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, वो सिर्फ उसका फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी है, बट क्रिएटिव आदमी वो है जो अपने आइडियाज को ड्रॉ कर सके। वो बच्चा एक आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा था, जस्ट बिकॉज कि उसको अवेयरनेस नहीं थी कि वो अपनी इस काबिलियत को एक करियर में कैसे बदल सकता है। तो जब उन्होंने एडुवेलोसिटी में एडमिशन लिया, हमारे काउंसलर्स ने उनकी हेल्प की, तो उस बच्चे को यूएस की यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन दिया इन डिजाइनिंग प्रोग्राम। और आप ये देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर उसको मैकडॉनल्ड्स, उसके कॉलेज को मैकडॉनल्ड्स ने एक प्रोजेक्ट दिया कि एक लोगो बनाने के लिए, जो कि पूरे चाइना के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके बॉक्सेस के ऊपर, उनके ग्लासेस के ऊपर, चाइनीज न्यू ईयर का लेकर के, और वो लोगो उस बच्चे का सिलेक्ट हुआ। सो देखिए, एक फर्स्ट ईयर का बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा रहा है, कहाँ वो आर्किटेक्चर करने जा रहा था। ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। अपने आप को ना जानना भी एक तरह की डिसेबिलिटी है, तो इस चीज को बदलना है। दूसरा, कुछ एक और इसके अंदर हमें सुनने में ये आता है कि हमें वो करियर लेना चाहिए कि इसके अंदर फ्यूचर क्या है, ट्रेंड क्या है, आने वाले समय का ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अभी तक 85% जॉब्स आइडेंटिफाई ही नहीं हुई है जो 2030 में होंगी। उसका कारण क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह से बदल रही है। आप इस पेंडेमिक को ही देख लीजिए, इसमें कितनी चीजें बदल डाली। इससे पहले, इस पेंडेमिक, इस कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स लोग नहीं करते थे। वो फिजिकली मिलके काउंसलिंग लेने में, ट्यूशंस लेने में, पढ़ने में विश्वास रखते थे। बट एक विपदा की वजह से हमारा माइंडसेट बदल गया। क्यों हम दूसरी विपदा आने की वेट कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए? सो ये सारी चीजें बच्चों तक पहुंचाना जिम्मेदारी है टीचर्स की। दीपाली मैम, यू हैव टू ऐड समथिंग प्लीज। No, please go ahead. I'll start from the next line. ओके, सो लास्ट 2 चीजें। जब काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें वो जॉब बताइए जिसमें पैकेज बहुत अच्छा हो। तो इसमें मेरा सिंपल सा उनको एक जवाब ये रहता है कि बच्चे, पैकेज जो है वो कंपनी तुम्हें देखकर देती है। तो पैकेज तुम हो, तुम्हारी काबिलियत। और पैकेज किन चीजों से बनता है? पैकेज बनता है, तुम्हें काम आता है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो इंटरव्यूअर तुमसे पूछना चाहता है क्या तुमने उसका सही से जवाब दिया, क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सही थी, तुम्हारे मार्क्स कितने थे, तुमने पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब्स किए, कोई इंटर्नशिप्स किए, टीचर्स के साथ प्रोजेक्ट्स किए, तुम्हारे रेज्यूमे कितना रिच है, तुमने अपना समय डिग्री के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान या एजुकेशन के दौरान सही तरीके से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, तुम दूसरे कैंडिडेट से कितने बेहतर हो। खाली 65% मार्क्स तो सबके पास आ जाते हैं, पर तुमने किताबों से और इंस्टीट्यूशन से बियॉन्ड कुछ किया है कि नहीं किया है, दैट मेक्स यू अ गुड पैकेज। और उस पैकेज को देखकर ही कंपनीज आपको जॉब ऑफर करती है। और इसका भी उदाहरण अखबारों में हमें सुनने को मिलता है। जैसे आईआईएम की अगर हम बात करें, आईआईटी की बात करें, आईआईटी के अंदर एक बच्चा है जिसको फेसबुक 1.5 करोड़ के पैकेज ऑफर करेगी। क्यों भाई, बाकियों को क्यों नहीं मिला? वो भी तो सब आईआईटी में थे, वो भी तो सब उसी क्लास में बैठे थे, वो भी उसके क्लासमेट्स थे, बट उसी को 1.5 करोड़ का पैकेज क्यों मिला, बाकियों को क्यों नहीं मिला? तो ये उस बच्चे की एट्रीब्यूशन है, ये उस बच्चे की मेहनत है कि उसने अपना समय दूसरों से बेहतर इस्तेमाल किया है। कंपटीशन हर जगह है। जॉब सिक्योरिटी या गारंटी सिर्फ तभी है जब आप में काबिलियत है। आने वाले समय के अंदर, इस बदलते समय के अंदर, आपको जॉब सिक्योरिटी या
जॉब प्रोग्रेशन तभी मिलेगा जब आप उस फील्ड में हैं जिसमें आपका रुझान है, जिसमें आपकी काबिलियत है। तभी आप अपने आप को समय के अनुसार बदल पाएंगे, आने वाले नए स्किल सेट्स को अडेप्ट कर पाएंगे। और इसका उदाहरण आज भी देख लीजिए, इस कोविड को ही कितने ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन अब कर रहे हैं और पहले नहीं करते थे। तो ये हमें हमारे ऊपर डाला गया है, इसलिए हम बदल रहे हैं। तो वो बदलाव जो है थोड़ा मुश्किल रहता है, मगर अगर हम खुद से अपने अंदर से बदलाव लेकर आएंगे तो वो जल्दी आएगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग रहेगा। दीपाली मैम। अच्छा, कमिंग बैक कि जो गौतम ने बताया इतना सारा, मैं भी एक दो स्टोरीज आपसे जरूर शेयर करूंगी। एक स्टोरी है जो आईआईटी की बात हुई तभी मेरे को ध्यान आया कि हमारे बिल्कुल बराबर वाले घर में एक आंटी रहती है, उनके घर में मेड है और वो पिछले 10 साल से है, वो बच्चा यहीं पे बड़ा हो रहा है, बड़ा हुआ सब कुछ। और वो, मैं चंडीगढ़ से हूँ तो वो सेक्टर 19 में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता था। जब वो 10th में आया उसने मुझसे पूछा कि भाभी आप बताइए ये क्या करे। तो मैंने उसको उसकी किताबें देखी, उसका काम देखा, उससे थोड़ी बात करी, सब कुछ करा मैंने। और आई रियलाइज्ड कि उसका बहुत ज्यादा साइंस की तरफ थोड़ा सा उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, उसका काम बड़ा अच्छा है और उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था उस तरफ। तो इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए मैंने कहा हाँ प्लीज आप जरूर आप नॉन मेडिकल ले लो। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो बच्चा अभी लास्ट ईयर 19 में उसको आईआईटी में मिली और सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन किसका था? उसके स्कूल की टीचर्स का था। वो कोई एक्स्ट्रा ट्यूशंस नहीं अफोर्ड कर सकती थी, कुछ भी नहीं। उस बच्चे की मदर, सिर्फ टीचर्स ने उसको स्कूल में पढ़ाया। जब उसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो नेक्स्ट डे जाता था और टीचर्स के साथ बैठ के वो उसको धीरे धीरे टीचर्स को भी इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया और उन्होंने रियलाइज करा कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछता है और और टीचर्स ने उसको इतना हेल्प करा, एक्स्ट्रा क्लासेस देनी शुरू कर दी। स्कूल जब कि 1-1:30 बजे बंद होता है, ये बच्चा 3-3:30 बजे आता था। हर रोज 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास इसको देते थे वो, और वो आज आईआईटी में पहुंचा। जब उसका आईआईटी में दाखिला हो गया, जब उसने क्लियर कर लिया, तो वो मदर फिर रोने लग गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसको आईआईटी में जाने के लिए उस मदर के पास पैसे नहीं थे कि अब वो आईआईटी की फीस दे पाए। तो फिर हम लोगों ने उसको मदद करी और वो आज 2nd ईयर आईआईटी में है और वो उसको आज पूरी स्कॉलरशिप मिल रही है वहां पे। सो ऐसे जब मैं ये सब स्टोरीज सुनती हूँ, या जब मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में हर साल, मैं यहाँ पे एक धनास कॉलोनी है, वहां पे मैं रिहैबिलिटेशन स्कूल में काम करती हूँ। वहां पे भी मैंने देखा है बच्चे इतना लगन से काम कर रहे होते हैं। टीचर्स जो हैं वो चाहती हैं कि एक एक बच्चा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आगे बढ़े और उनके साथ अलग अलग से बैठ के उनके साथ बात करती हैं। उनकी कोई भी इमोशनल जो बात, कोई प्रॉब्लम आती है, उनको सॉल्व करती हैं। इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। जो आज के दिन भी जो कोविड सिचुएशन में इमोशनल कोशेंट को, बच्चे की इमोशनल कोशेंट को संभाल के रखना, वो आपका काम है। एज ए टीचर वो आप कर सकते हैं। जब उसको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, वो क्या करता है, चिड़चिड़ा होता है और वो किसी से क्योंकि बात नहीं कर पाता। एज ए टीचर आप वो रिकग्नाइज कर सकते हो और एकदम बात कर सकते हो उससे और उसको समझा सकते हो अपने, क्योंकि आपके जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ है। यू आर द एक्सपर्ट्स। आप टीचर भी हो, उसकी फ्रेंड भी हो, उसके काउंसलर भी हो। यू आर द मेन लिंक बिटवीन अ पेरेंट एंड अ बच्चा। सब एक और बड़ी बहुत भारी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है
कि पेरेंट की एस्पिरेशन आज के दिन भी बहुत फर्क है, वो ही ट्रेडिशनल एस्पिरेशन है। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैं 10th में हुई, 12th में हुई, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बनना चाहती थी। कमर्शियल आर्टिस्ट, मेरे फादर ने कहा ये क्या काम है, ये तो सिर्फ ड्राइंग का काम है, ये इससे कुछ नहीं बनेगा तेरे लाइफ में, तेरे को बीकॉम करनी होगी, क्योंकि मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने बीकॉम कर ली। लेटर आई शिफ्टेड टू साइकोलॉजी। तो ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ हमने अपने टाइम पे अपना जो रास्ता है, अपना जो पाथ है, वो कैसे ढूंढा, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये भी करा वो भी करा, ऐसे करते गए। पर ऑन द अदर हैंड आज के दिन जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, वो एकदम आपको एग्जैक्ट एप्टीट्यूड, बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे की इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, जिससे की वजह से वो आप क्या है उसकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं एंड यू कैन हेल्प देम लेटर ऑल्सो। एक बड़ी चीज है, जो बच्चे जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक फ्रस्ट्रेट होके एक बुली हो जाते हैं, और एक उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव की तरफ हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ हो जाती है। एज अ टीचर यू आर द ओनली वन हु कैन ब्रिंग इट बैक टू द पॉजिटिव लाइन एंड गिव देम दैट डायरेक्शन। जब आप डायरेक्शन देंगे, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जो, दैट इज वाई मैं बहुत ज्यादा फोकस हमेशा ये करती हूँ कि बच्चे की मेंटल वेलबींग क्या है। मेंटल वेलबींग पे बहुत ज्यादा अगर हम काम करें एज ए टीचर, आपके पास पूरे औजार हैं, यू आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। जैसे बच्चा स्कूल नहीं आएगा, अगर घर से चला है और स्कूल नहीं पहुंचा है, आपको पता है कि बच्चा इधर उधर जा रहा है। आपको पता है कि अगर आप एकदम बच्चे की पेरेंट को बताएंगे, वो एकदम रिवोल्ट करेगा। पर अगर आप नेक्स्ट डे बच्चे को बुला के, उसको प्यार से समझा के, अगर उसको एक उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, तो उसकी एंजाइटीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। वो आपसे कम्युनिकेट करने शुरू कर देगा, बात करने शुरू कर देगा, और आप में बिलीव करना शुरू कर देगा। यू आर द रोल मॉडल्स फॉर योर चिल्ड्रन। आई थिंक हम सब यहाँ पे हैं एज एडल्ट्स ऑल्सो। हमारे बचपन में, हमारे हरेक के बचपन में एक ऐसा टीचर हमेशा रहा है जो हमारा एक रोल मॉडल रहा है, या हम उसको आज के दिन भी हमेशा थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट टीचर इन आवर लाइफ। मैं एक और स्टोरी बताती हूँ। बचपन में मेरे को एंजाइटी अटैक्स आते थे। मैं अपनी क्लास में सामने खड़े होके एक पोयम तक नहीं गा सकती थी, जो एक रेसिटेशन बोलते थे, और हर टाइम पे एक मार्क्स होते थे रेसिटेशन पे। एक इंग्लिश टीचर था मेरा, और उन्होंने ये चीज रिकॉग्नाइज करी। उन्होंने मेरे को कहा ठीक है, वो क्लास के आगे आप सिर्फ 2 लाइन बोलोगे, दैट इज इट, आप सिर्फ 2 लाइन बोलोगे, और बाद में बाकी पोयम मैं उनको बाद में बाहर सुनाती थी। धीरे धीरे उन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। एक वो सिंपल छोटी सी चीज मेरे को बाद में इतना ज्यादा मेरे को हेल्प करा है उस चीज ने, और वो मैं टीचर को कभी भी भुला नहीं सकती। ऐसे ही आज भी मैं यही कहूंगी, यू आर द पीपल हु कैन ब्रिंग द चाइल्ड फॉरवर्ड, एंड उनका आप फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसे ही चीज जो टास्क्स हैं जो गौतम ने बताया, आप अपनी एजुकेशन में भी इसी तरह के आप अपने मॉड्यूल्स बनाएं, जिससे कि आप बच्चों को प्रोजेक्ट ग्रुप वर्क दें, जिसमें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज उभर के आए, डिफरेंट स्किल्स बने, उनकी डिफरेंट स्किल्स डेवलप होएं, और जिससे कि वो आगे ले जा सके। मैं यहीं पे रोकूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर I'll take it. No, I'll take it forward from here, ma'am. जो आपने बिल्कुल कहा कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, तो उसमें एक और मेरे पास छोटा सा उदाहरण है पेरेंट्स को, ये टीचर्स को ये समझाने के लिए
कि इसमें एक कंपोनेंट होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो इजीली लोगों से बात करता है या वो इंट्रोवर्ट है, वो चुप रहने वाला है। तो इसका इम्प्लीकेशन अगर जॉब करियर्स में देखा जाए तो जो बच्चा चुप रहता है उसके लिए लॉ करके प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं है, वो बच्चा सेल्स मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि निकल के आती हैं इतनी बारीकी में इन सारे टेस्ट्स में, और ये टेस्ट्स कुछ फ्री भी अवेलेबल है। चंडीगढ़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में करती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। अगर कोई प्रोफेशनली करवाना चाहता है तो वो एडुवेलोसिटी में आ सकता है। हमारी डिटेल्स वेबसाइट पर है, गुरुशाला के थ्रू मिल सकती हैं आपको, और ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली आना है। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडुवेलोसिटी के फाउंडर मिस्टर विनू वॉरियर। आई होप यू ऑल कैन सी हिम, आप सब इनको देख सकते हैं। विनू सर के बारे में कुछ शब्द ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका जो तजर्बा है वो पूरा ग्लोबल है। ये यूएस और कनेडियन सिटीजन है, बट भारत से जुड़े हुए हैं क्योंकि भारतीय बॉर्न है। और 20 साल के ग्लोबल करियर के बाद ये और इनकी धर्मपत्नी ने डिसाइड किया कि वो लोग इंडिया वापस आएंगे और आकर के अपने देश में कंट्रीब्यूट करेंगे। और इनकी जो वाइफ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और विनू सर ने ये प्रण लिया कि जो बच्चों के करियर के डिसीजंस हैं वो कैसे सही तरीके से हम बच्चों की गाइडेंस कर सके ताकि वो अपने बेस्ट फिट जो उनके हिसाब से, जैसे कि अगर हम एक टी शर्ट लेने जाते हैं तो भी हम अपने ऊपर डालकर देखते हैं कि हमें बेस्ट फिट है कि नहीं, तब हम 2000 रुपए निकाल के देते हैं या 500 रुपए निकाल के देते हैं। यहाँ हम बच्चे के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पैसे तो छोड़िए। तो ये एक ऐसा आइडिया था जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की आज भी बेसलाइन है कि हर बच्चा अपने लिए एक बेस्ट फिट चुने, इंडिया हो या अब्रॉड हो। हमारा काम है बच्चों को गाइडेंस देना, उनको स्कॉलरशिप के साथ ओवरसीज की यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराना, जिसके लिए हम निष्पक्ष होकर के सिर्फ बच्चे और पेरेंट के लिए काम करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा कामयाबी पाए, सक्सेसफुल बने, खुश रहे और उस फील्ड में रहे जो जिसमें बच्चे का रुझान है, जिसमें बच्चे की काबिलियत है। सो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट विनू सर कि वो थोड़ा ये कोविड सिचुएशन के हिसाब से जो ग्लोबल सिनेरियो है जो बदल रहा है या जैसे बदल चुका है, वो आप किस तरह से देखते हैं और उसको टीचर्स को कैसे आगे लेके जाना चाहिए ताकि वो बच्चे और पेरेंट्स को समझा सकें। दर्शकों से मेरा सिर्फ अनिवार्य ये रहेगा कि विनू सर इंग्लिश में ज्यादा बात करेंगे। विनू सर से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप हिंदी में बात कर सके तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दीपाली मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक प्रश्न आया है मिस्टर यादव का, अगर बच्चे फोर्सफुली साइंस ग्रुप में एडमिट हो गए हैं बाय अ पेरेंट तो उनका एज अ टीचर की रोल क्या रहेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, पहले ये चीज देखनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और अगर फोर्सफुली वो हो गए हैं, आगे साइंस में आगे वो किस विषय में जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से एरिया में। देखिए, पहली बात है कि अगर वो एज अ टीचर आप पेरेंट का शुरू में, जैसे 11th में बच्चा आया, वो फोर्सफुल है, पता लग रहा है कि बच्चा दुखी सब है, यू हैव टू ट्राई कि पेरेंट को आप बुलाएं, उससे बातचीत करें। फिर भी अगर पेरेंट नहीं सुनता एंड इट इज वेरी क्लियर कि पेरेंट नहीं मान रहा है और बच्चे को जरूरी ही करना पड़ रहा है, फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको एक पॉजिटिव तरीके से उसको दिखाएं कि देयर आर मेनी ऑप्शंस आफ्टर साइंसेस। ठीक है, ये आपको वक्त लगेगा टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि पर हाँ, एकेडमिक पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि उसके मार्क्स इतने कम हो जाएं साइंस में कि वो अपने आप को ही वो ना हो। बाकी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो खो ना जाए बच्चा। इसमें मैं दो लाइंस ऐड करना चाहूंगा यादव जी। ये एक बड़ा कॉमन चीज है कि पेरेंट्स आज भी बच्चों को फोर्स करते हैं।
मेरे टाइम में भी यही हुआ था। एंड अगर मैं सबके सामने बोलूं तो मैं +2 में मेरी कंपार्टमेंट भी आई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फिट फॉर नॉन मेडिकल। मेरा मैथ्स जरूर फेवरेट सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 90+ मार्क्स थे, और आज भी है। बट ये जरूरी ये आज भी है सोसाइटी के अंदर कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं। बट अगर पेरेंट्स को प्यार से इंफॉर्मेशन दी जाए, विनू सर आपको याद होगा हमारा एक बच्चा था जो फिल्म मेकिंग करना चाहता था, जिसकी फिल्म सिएटल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी। मैं उस बच्चे का नाम भूल रहा हूँ। उस बच्चे ने हमारे साथ यही शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं फिल्म मेकिंग ना करूं। हमने सिर्फ क्या किया, एक करियर पाथ दिखाया पेरेंट को कि अगर आपका बच्चा फिल्म मेकिंग करेगा तो बच्चे को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, बच्चे को कौन सी कंपनीज जॉब देंगी, उसका एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या रहेगा। तो जब उस बच्चे को जब उस पेरेंट को एक विजन दिख गया, एक करियर पाथ दिख गया ऑल्टरनेटिव, कि अगर ये बच्चा मेरा ये करेगा तो उसके अंदर उसका भविष्य है, वो पेरेंट उसी समय मान गया। और मानिए ये बच्चा भी 64,000 अमेरिकन डॉलर की स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में पढ़ने गया। अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बाकी के प्रश्न हम बाद में उत्तर देंगे। विनु सर प्लीज। Thank you, Gautam, for such a generous introduction. I'll be speaking in English, not because I'm very good at English, but because I'm terrible at Hindi. Probably something to do with the fact that I'm Malayali, born in Kerala. But very interesting discussion so far. Thank you, Gurshala. Thank you, Shubhangi, for the opportunity to be with everybody. And thank you, everyone, for attending. So I just wanted to add to everything Dipali ma'am and Gautam have been saying. तो पहली बात ये है कि okay, so what does all this mean? Secondly, in terms of the coronavirus, how should we think a little bit different, right? So see, all of us here जो भी ये attend कर रहे हैं, in some way, shape or form, are teachers, educators, career counselors, life skills counselors, all of us together have one common objective कि individual student की potential कैसे identify करने में हम मदद करें, number one. Number two, program wise, कौन सी program उस student के लिए अच्छी fit है, whether the parent is agreeing or not agreeing, based on certain tools and based on professional counseling, right? Which is what we all do, or based on our instincts as a teacher or an educator. Third thing is, in terms of coronavirus, because we are looking at 9th, 10th, 11th, 12th, particularly given what we do at EduVelocity, बच्चे को सही तरह कैसे prepare करें कि high school के बाद उसको अच्छे एकेडमिक प्रोग्राम्स की ऑप्शन हो, एडमिशंस ऑफर्स हो, स्कॉलरशिप्स हो, ताकि वो जो करियर हमने बच्चों को आइडेंटिफाई करने में मदद किया है उस करियर में वो सफल रहे, राइट? सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वी ऑल शेयर. अब वी हैव बीन डूइंग इट इन आवर ओन वे. With the coronavirus, some things have changed dramatically. So I just thought it would be useful, in addition to what Dipali ma'am and Gautam have been saying, to add to that, based on what we know so far, based on our experiences with our students, we have about 369-70 students at this point of time. So a lot of them are supposed to be going this year with admission offers, scholarship. So it has been a journey for us also in the last 2-3 months. And there's a lot of new understanding. So globally, if you look at that, I'll just start with that and then I'll get back to what we should be doing as educators, in my opinion. Obviously, all of us will have contributions here. So if you look at the world of higher education, that means what does a child need to get to the career we have helped the child identify, right? Then obviously you're looking at two very dramatically different choices. One is staying in India, one is going abroad. Abroad can be wherever. As you know, at EduVelocity, if you don't know, at EduVelocity, we are not tied to a country or a specific university or a program. You know, we have no revenue coming from any such things. Our one customer or client, if you like, is the student, right? And the idea is how can we help the student identify their best fit careers and programs, and then how can we help them get to that program and get started. So when we look at this from the coronavirus point of view, some things will dramatically change. So I'll just run through some of the questions we have been hearing and what we think. A, will we all move completely to online education? I don't think so, and it's not. There's no evidence to suggest that is going to happen. ये जो online versus on-campus की बहस है और debate that has been going on has been not going on just after coronavirus. ये बहुत सालों से चल रहा है, जब से कंपनीज जैसे edX हैं, Coursera हैं, जो हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके वही प्रोफेसर्स थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स कोर्सेज ऑफर करते आ रहे हैं. गौतम ऑल्सो मेंशन्ड कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, तो दैट इज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टिंग. सेकेंड, जो स्टूडेंट्स हैं
जो हाई स्कूल के बाद नहीं, पर हाई स्कूल के बाद वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास, और जब वर्क कर रहे हैं उसके साथ साथ जो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो those students also have access to online programs. Even in India, we have IGNOU. I have many friends, my own friends who I grew up with in school, who opted for the IGNOU education because they had other compulsions, they had to work, etc. तो ऐसी बात नहीं है कि this is a new debate. However, yes, because of coronavirus, obviously, as long as we don't find a vaccine, so it's going to be a year and a half, there is a shift online. I mean, that is true in schools, that is true in colleges, that is true also in overseas colleges, जहाँ पे हमारे बच्चे गए हुए हैं, तो the end of their last semester was online. So then immediately as educators, we should be concerned about 2 or 3 things. Number one, online जब हम लोग suggest कर रहे हैं बच्चों को, is it accredited? Is it right? Will it get me the value for career preparation later? Because many of them will be new if you're shifting completely online. Second, आप खर्च कितना कर रहे हैं education में? Right, if you're going for a low-cost education domestically, India में on basis of selection test, exams, etc., so obviously you're paying much less. If you're thinking of going abroad, so the student and the family should be able to afford a minimum of 15 to 20 lakh rupees a year, including your tuition, food, and costs. And this will change from country to country. Obviously, if you're going to US, Canada type of destinations, the cost is more. If you're going to other destinations, cost is less. Hong Kong जैसे country में, it will be around 15-20 lakh. Canada, Australia, UK, Europe, if you look at those universities, cost will be between 25 to 35 lakh. If you're looking at US and some universities in Canada, it will be over that, depending on which university, and a lot of factors are there. That said, if you look at our own students, जैसे कि इस साल हमारे Eduvelocity से, I think there were 119 student की batch जो इस साल जाने वाले थे. तो if you look at their results, we have about 575 admission offers, but we also have $5.9 million US in scholarship. So agar aap, whether you're applying to India, especially to private universities, not to public universities, jaise Ashoka hai, Kriya hai, Symbiosis, there's so many good private universities which are also coming up, which will, because of the coronavirus epidemic, will have already, if not, they have not done it already, by next year intake, they would have expanded their ability to take in more students. तो एक तो चेंज यहाँ पे हुआ. इंडिया में अगर आप प्राइवेट चॉइसेस देखेंगे तो हमारा ये मानना है कि बिकॉज ऑफ द वायरस द नंबर ऑफ सीट्स विल एक्चुअली गो अप, नॉट गो डाउन. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप कॉम्पिटिटिव पब्लिक यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, IITs, ऑल द मेडिकल स्कूल्स, राइट, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑब्वियसली है कि हम लोग मिनिमम कॉस्ट दे रहे हैं, राइट. गवर्नमेंट इज पेइंग मोर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन, पर ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी सिलेक्टिव. जैसे गौतम हैड सम नंबर्स आल्सो. Given the number of seats versus number of applicants, it is not possible for everybody to get. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोच रहे हैं and you're thinking of even psychology, economics, social sciences, तो भी आपको 96% कट ऑफ चाहिए. तो are we saying कि 85% the student is not going to become a good psychologist? We all know that's not true. As teachers and educators, we have our own examples. We have examples of all our students. We know that's not the case. Potential of the student in our system, in schools, identifying it, we rely much more than probably we should, or we should be relying on additional variables, but we rely much more on academic, right? Exam, entrance exam, your end of year exams. That does not give the full picture of the potential of the child. We all know this as educators. There's no question about it. So then how do we prepare the student? Well, according to us, if you think about the pandemic and the world after the pandemic, I'm saying the world, not just India, and you think of careers, there are 3-4 things to keep in mind. Number 1, the kind of careers that will be more in demand. Therefore, first of all, overall across the board, it is going to be very competitive for getting good jobs and good salaries, right? No matter what you do, no matter where you are in the world, because the entire world is going to a global recession. It will carry on for between 1 to 4 years, depending on which country, how the economy is responding, etc. So we know already कि जो बच्चे इस साल जाएंगे या they have already gone last year, etc., they are not going to come into a good economy. जो बच्चे already graduated this year looking for options, they are not going to go into good economy. So what does that mean? That means the most selective jobs, and by extension, the most selective universities will become even more selective, right? Which means for the same IIT, now people who are thinking of applying to MIT and Caltech will also think of applying to IIT. So therefore, your competition increases. The overall academic value of your competitors for the same seat is increasing. Therefore, you need to be aware that it is going to be more difficult, whether it is IIT or MIT, to get in, right? However, the large majority of choices, particularly अगर आप
बच्चों को फैमिली कैन अफोर्ड ओवरसीज भी कंसिडर करे, तो द वास्ट वर्ल्ड ऑफ चॉइसेस इज वेरी बिग. So in US alone, अगर आप देखें as a higher education destination, there are more than 4,000 colleges and universities. उनमें से 70% is basically small privates, not public universities funded by the government. So small privates, all of your Ivy Leagues also small privates, but the majority of them, there are tier 2 colleges, tier 3 colleges, जहाँ पे जैसे हम अपने बच्चे agents के through जाते हैं for one reason or the other. Not bad colleges, but definitely not comparable in value or quality to the big names. So majority of those choices will actually wipe away. They will go away. They will close down, right, in the next few years, because you are seeing a scenario where the colleges there are dependent on tuition revenue. उनके domestically बहुत लोग जो जाना चाहते हैं कॉलेज इस साल नहीं जाएंगे, वो लोग काम करेंगे, अगले साल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कॉलेज जाना जरूरी नहीं है for getting a good job or getting vocational training and earning decent money to live a decent life. So a lot of the domestic students in US already have deferred for 1 year, which means that those colleges, the small privates, are more dependent on international students. Anyway, international students is a big part of the revenue for all of these countries. They don't come to India and go after our students because our students are somehow brighter than any other students in the world. It is because we are the majority consumers of higher education. So higher education की ये बात है कि you have more choices still. You have 11 countries our students go to. Budgets range from, like I said already, the figures. So if you can afford it, that I would encourage everybody to be counseling their students to think of overseas education for families who can afford it. For families who cannot afford it and who are, or for one reason or other, safety, etc., are very much thinking of India only, then you have to be very careful. There are 3 things I would say we should all be remembering as educators. Number 1, those who are interested in professional programs should be aiming for the top ranked universities, right, for which they have to start preparing in 9th and 10th, as we all know, right, and we should encourage them to do that. We should not be making them compete between their schoolwork and they're preparing for IITs and preparing for the medical exams, because we know that the schoolwork is only beneficial if it is also taking them to that career path. Once you have helped them identify that that's the right choice for them, right? So we should not be making them choose and making them compete. आपने जो करना कर लो, पर स्कूल का काम करना ही होगा. We have to be more sensitive and more accommodating of the fact that people have to think of their futures. Number 1, this is something all of us can do very easily, right? Number 2, sorry Gautam, you wanted to say something? Yes, sir. We are running out on time, so we have only 3 minutes left, and we have to answer a couple of questions before they conclude the session. So I request if you can just wrap up in 1 minute. Sure. So I will just basically highlight the 3 points, and those who have questions can ask us. We can answer at depth. So the first point is information. We are living in a world where even our student who is least academic in our classroom will also have access to Google. So our job as educators and counselors, particularly in the coronavirus pandemic after Corona times, should not be that we are providing information. Yes, in many cases we have to provide right information. It should also be that we are choosing which information is right information. Right. In other words, our job becomes not just providing the right information for guidance, but also choosing what information is more credible. Is this the right information? Right. Particularly when you look at the world as the choice, then there's a lot of information out there. Much of it is not right information, much of it is right information. So that becomes important. Second, just as counselors, right, we know that it is not going to be completely online. However, we also know that a lot more online options are going to become available. A lot more universities are going to offer hybrid models. So we should become very clear, whether it is an Indian university or an overseas university, that we are able to speak to students and families about the value of online versus on campus. And what does it mean to choose? Is this the right choice for you? Are you getting value? So that value comparison, we have to be helping our students be able to make, for which we have to get our own information and our own correct information. So that is number 2, choosing the right program. So in one short stroke, I think about programs. Professional programs are going to, be more in demand. Obviously, that is a given. Unfortunately, humanities, social sciences, arts, performing arts is going to be less in demand overall. However, that said, a second consequence of the pandemic virus is that people who are charting their own career pathway, which is a little bit different, which is a little bit unique. For example, graphic designers, right? People who are in linguistics and thinking of artificial intelligence. People who are in business but thinking of environmental business. People who are interested in, in social sciences but thinking of policy, particularly related to areas like sustainability, equality, financial equality,
access to good education, all of these issues become more important because the virus has taught us that these are areas we are not at all very good in. As a global society, there is too much inequity, right? Even when I think about my kid, he's 8 years old, his school restarted, and everything is online. But even in his classroom, and he's going to a high-paid private school, not a affordable government school, right? And even then, despite all of that kind of audience, you still have children in his class who are not able to access online in the same way that he's able to access, or maybe his friends are able to access. So we have to become more conscious of the fact. Remember earlier as teachers, what would we do? If I was teaching a class, right, my curriculum, what I'm teaching and how I'm teaching in the class would be designed for the lowest academic student. He also should understand. And then it should have the kind of quality that my most best academic student can also be challenged. So this was the challenge for teachers. Now there is an additional challenge. The challenge is, are students comfortable with online education or not? Are they online literate? Right? Are they able to use a computer? Are they able to log into the courses we keep talking about online? It's not easy. For us, we take it for granted, those who can afford to, because we have grown up in that environment. Our kids have grown up in that environment. But it's not easy for somebody starting out. So again, that means as counselors, educators, teachers, we have to be more aware. What does that mean? That means maybe we focus a little more on preparing our students for online education. Maybe we introduce more computing classes, try experiments with classrooms in our own setups. That is one. The second part of that is more to do with life skills. So if I'm supposed to sit for 3.5 hours and I'm 8 years old online to study, you're taking away a whole component of that child's education, right? Which means the child now is expected to focus for 3.5 hours. We all know, anyone who's a teacher, that no more than 20 minutes you can get any student to focus at a given point. Then you have to have a break and come back for another 20 minutes, right? Whether the break is just verbal break or a real break, it doesn't matter. But the ability to focus can be improved using professional life skill counseling. Ability to manage time can be improved. So these are areas we need to focus on as counselors. The third part of all of this is helping students and guiding students to choose the right programs. Because like I said, if professional programs are going to be in demand and professional careers are going to be in demand, also going to be equally in demand are careers where the student and the employee is, as Gautam was saying, more equipped, not in one specific field. They might have specialization in one field or another, but they're more equipped to judge the value that they can add to their organization as employees, no matter how the change happens. So I want, as an employer today, what is my goal? My goal as an employer is that, okay, as an employer, I want a scenario where I have a team, which if coronavirus comes and we need to move online in 2 days and then be still productive online, the team should have the ability to add value, to think about value, to think about what they need to change, how they're teaching or how they're, engaging with the student, and what are the things we can do, cannot do successfully, and how can we make sure that the things we can do are adding more value to the student, right? All of these areas I have to rethink, right? And for me, an employee or a team member who's able to do that suddenly is far more valuable than an employee who only says, I can do one thing, but because of the virus, I'm not able to do it. So if you look at that from the student point of view, you want more people to think seriously, because if you don't find what you're passionate about, regardless of how much what program you do, you will not be able to succeed. So I think these are some of the broad areas. I'll stop now. Very open to your questions and look forward to the interview. Thank you. धन्यवाद विनु सर, धन्यवाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतने कम समय में देने के लिए। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम सीधा क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। अभी हमारे पास एक टीचर का प्रश्न आया है कि एक टीचर किस तरह से बच्चों को सही बिजनेस का सिलेक्शन करने में हेल्प कर सकता है। मैं इस सवाल को ये समझ रहा हूँ कि कौन सा बिजनेस सही है, कौन सा बिजनेस सही नहीं है, ये टीचर कैसे बच्चों को गाइड कर सकता है। अगेन इसका उदाहरण, बिजनेस कोई भी सही हो सकता है, डिपेंड इस पे करता है कि बच्चे की काबिलियत उसमें है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए। जो फ्लिपकार्ट के ओनर्स थे वो दोनों इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिससे कि हम एक लोगों की समस्या सुलझा सकते हैं। वो समस्या क्या है कि हमें बाहर ना जाना पड़े किताब खरीदने के लिए, किताब घर पे आ जाए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि आप एक किसी भी किताब बुक स्टोर पर चले जाएं तो आपको पूरी दुनिया की कलेक्शन नहीं मिल सकती,
बट एक वेबसाइट के ऊपर आपको उसकी पूरी कलेक्शन मिल सकती है, और जब उसके पास ऑर्डर आएगा वो फ्लिपकार्ट प्रोक्योर करके उनके घर पे पहुंचा देगा। तो दिस वाज द बिजनेस आइडिया। सो बिजनेस जो है वो, ये बिजनेस आइडिया किससे आता है बेसिकली गौतम? ये बिजनेस आइडिया भी किससे आता है? मार्केट में क्या जरूरत? एग्जैक्टली, मार्केट में किस चीज की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, और आप अपनी काबिलियत से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ये एक बिजनेस है। तो बच्चों को ये जो स्किल है ये बच्चों में होनी चाहिए, ये स्किल ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम की जरूरत क्या है मार्केट में। वो जब आप आइडेंटिफाई कर ले ऑटोमेटिकली बिजनेस सेंस होएगी, और आगे रिस्क टेकिंग बहुत जरूरी है कि जो बच्चा बिजनेस की तरफ जाना चाहता है उसमें रिस्क टेकिंग का एक उसमें जिगरा हो कि मैं जिगरा हो तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, एक वो हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन था गौतम, किसी ने पूछा था कि हम बच्चों में कंफ्यूजन कैसे रिमूव कर सकते हैं कि वो अपनी करियर चॉइस बनाए। तो इसमें मैं दोबारा से टीचर्स का भी रोल बताऊंगी और पेरेंट्स का भी रोल बताएंगे कि जो हम कंफ्यूजन है वो एक्चुअली जो हम पूरी चर्चा में बात करते आ रहे हैं कि आप कितना एक्सपोजर दे रहे हैं, आप बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए, तो उससे वो ऑटोमेटिकली। और दूसरी बात ये, हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू भी उनको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन सी करियर चॉइस वो ले वो कर सकते हैं। आपकी जो क्वेश्चन था, तो इसमें मैं एक और बात बोलूंगा, इट गोज बैक टू मैं जो कह रहा था इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आज के बच्चे जो है, हमारे एक्सपीरियंस में, आपके एक्सपीरियंस में यही होगा कि बच्चे स्मार्ट होते हैं, they have access to information about different careers for the large, even if they don't, but they come with certain amount of information जो बहुत often it is not the right information. तो by that definition, अगर हम उस बच्चे को, like Gautam was saying earlier, ये दिखा सकते हैं कि आपको ये स्टेप्स लेके आप इस करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो, इस सब्जेक्ट्स को स्टडी करके, एंड व्हाट काइंड ऑफ करियर, अगर आप इंफॉर्मेशन सही दिखा सकते हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड इट हेल्प्स अस, नंबर वन। एंड नंबर टू, जब फैमिली की बात होती है, इट इज द सेम थिंग। आई हैव नॉट येट मेट अ पेरेंट इन ऑल दीज इयर्स हु इज वांटिंग द वर्स्ट फॉर देयर चाइल्ड। दे कम इन विद प्रीकंसीव्ड नोशन की, बट दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड केयर। उनको ये है कि आप जो भी कहना कह लो, इकोनॉमिक्स करो, पॉलिटिकल साइंस करो, फिल्म मेकिंग करो, हमें ये कि बच्चे, दे शुड बी, माय सन और डॉटर शुड बी इंडिपेंडेंट, हैप्पी एंड सक्सेसफुल, राइट, करियर वाइज। तो जब वो पेरेंट को इंफॉर्मेशन मिल जाता है, they might have problems emotionally कि अच्छा I was right, you were wrong, ये सब it will take some time, but largely they come to the view eventually कि अच्छा if there is a good career prospect here, then why not, it is also something child is interested in. So we have found these two things helpful. So yes, आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू विनू सर, थैंक यू दीपाली मैम। आप सबने हमें हेल्प करी ये जानने के लिए कि एक हाउ कैन अ टीचर हेल्प स्टूडेंट्स नो देयर एबिलिटीज, फाइंड देयर स्किल्स टू डेवलप देयर पैशन एंड टर्न देम इनटू अ करियर। आशा करती हूँ मैं अपनी ऑडियंस से सबसे कि उनको ये सेशन अच्छा लगा, और हम नेक्स्ट टाइम फिर इस संवाद के साथ अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर। और आप गुरुशाला यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। गुरुशाला विशेस एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। साथ ही हमने सभी टीचर्स को एनवायरनमेंट डे पर गुरुशाला ने कुछ एक्टिविटीज डिजाइन की हैं जिससे बच्चे और हम सब जागरूक हो सकते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप गुरुशाला एंड व्हाट्सएप फेसबुक पेज से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एजुवेलोसिटी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू। प्लीज ऑल्सो हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आप गुरुशाला को लिख सकते हैं अगर आपके पास हमारे लिए कोई प्रश्न है। अगर कोई बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, आप गुरुशाला के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू गुरुशाला वंस अगेन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार गुरुशाला टीचर्स। नमस्कार। ओके।